सीसीएल प्रोडक्ट्स और पूरे शेयर बाजार पर चर्चा करने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू संदीप। सर, आज हमारा फोकस सीसीएल प्रोडक्ट्स पर है, जिसे हम पहले कॉन्टिनेंटल कॉफी लिमिटेड के नाम से जानते थे। पहले तो आप थोड़ा कॉफी की जो ग्लोबल और घरेलू मांग है उसके बारे में बताइए, और सीसीएल प्रोडक्ट्स इसमें कहां फिट होता है, आपकी राय दीजिए इस पर। संदीप, पहली बात तो देखिए, ग्लोबल जो कॉफी मार्केट है वो अगर हम टोटल उसकी वैल्यू देखें तो करीबन 30-31 यूएस बिलियन डॉलर का मार्केट है। इंडिया में ये मार्केट कम से कम 10-12% से हर साल ग्रो कर रहा है। और अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करें तो वहां पे भी कॉफी एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे कस्टमाइजेशन बहुत होता है। इनफैक्ट सीसीएल प्रोडक्ट्स की बात करें तो करीबन 80 कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करते हैं अपनी कॉफी। और इनका जो इंस्टेंट कॉफी का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली हर कस्टमर के जरूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से, एरोमा के हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो करीबन सीसीएल प्रोडक्ट्स के बाद 200 ब्लेंड्स है, और ये 200 ब्लेंड्स हर तरीके से अलग होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक कमोडिटी प्रोडक्ट नहीं है जैसे लोग समझते हैं। ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, और इसीलिए आप ने देखा होगा कि सीसीएल प्रोडक्ट्स के जो इबिटा मार्जिन है वो 20-21% है। तो धंधा बहुत अट्रैक्टिव है। प्लस ये लॉन्ग टर्म नेचर का बिजनेस होता है। ऑर्डर्स पहले से 3-6 महीने पहले ही बुक किए जाते हैं, और उसके बाद इनको सप्लाई किया जाता है। पिछले 2 साल में क्या हो गया था, जब कोविड हुआ तभी इनके ऑपरेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर हुई, क्योंकि ग्लोबली सारा कुछ बंद हो गया था। लेकिन अभी नॉर्मल सी आ चुकी है। अभी इन्होंने अभी तिरुपति में और एक प्लांट डालने की बात की है, एक्सपेंशन बढ़ा है। तो मेरा मानना है कि ऐसी कंपनीज में लगातार आपको अच्छी खासी कमाई देखने को मिलेगी। बहुत ऐसी कम कंपनीज है जो ऐसे प्रोडक्ट में सुप्रीमेसी का रिकॉर्ड कर सकती है, और इसमें कोई फ्रेश कंपटीशन आने की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट एस्टेब्लिश होता है तो वो एन्युटी बिजनेस जैसा होता है। तो मेरे ख्याल से सीसीएल एक ऐसी प्रोडक्ट वाली कंपनी है जहां पे हमको लग रहा है कि बहुत तगड़ा ग्रोथ आपको शायद आने वाले 1-2 सालों के लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉफी एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। चाय से ज्यादा कॉफी ग्लोबली कंज्यूम की जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी काफी यूनिकली पोजिशन है। ठीक है, आपने कहा कि कॉफ़ी एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, और इनफैक्ट मैं सर इसी बात के ऊपर आपसे एक राय लेने भी वाला था कि ये कंपनी भले ही घरेलू है, लेकिन इस कंपनी का जो कारोबार है वह ग्लोबल है, या ग्लोबली कनेक्टेड है, हम इस तरह से कह सकते हैं। ऐसे में घरेलू और इंटरनेशनल बिजनेस आउटलुक कैसा नजर आ रहा है आपको, जहाँ तक सीसीएल प्रोडक्ट की बात है या कॉफ़ी एज अ स्पेस की अगर हम बात करें? देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ये बात समझना चाहिए कि इस कंपनी का कॉफी के प्राइसेस से कोई लेना देना होता नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग समझते हैं कि कॉफी की कीमतें गिरे तो हाँ। इनके लिए दिक्कत हो जाएगी। देखिए, इंस्टेंट कॉफी में बेसिकली ये अरेबिका और जो दूसरा रेंज होता है कॉफी का, ये ग्लोबल मार्केट से खरीदते हैं। और जो भी प्राइस होता है, मान लीजिए कि प्राइस 5% 10% अगर घटता है तो वो बेनिफिट इनको मिलता नहीं है, क्योंकि प्राइसेस पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एरोमा और डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमाइजेशन। तो मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि हमारे मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे। अगर कॉफी के प्राइसेस गिरते भी है तो इनके लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो कॉफी बनाने वाली कंपनीज है जैसे कि टाटा कॉफी है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनका फाइनल प्रोडक्ट में बेचने में दिक्कत हो सकती है। तो जो प्रोसेसिंग वाली कंपनीज है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक दूसरी है। बात, अगर डिमांड की बात करें तो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में इंडिया में अभी कम से कम 10-15% का ग्रोथ आ रहा है। कॉन्टिनेंटल कॉफी ने यानी सीसीएल ने अभी B2C का मॉडल भी एस्टेब्लिश किया है। इंडिया में भी वो अपना डायरेक्ट कस्टमर को बेचने के लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट रेंज तैयार किया है। और ग्लोबली हमको लग रहा है कि जो ग्लोबल कस्टमर्स है उनका एक बार प्रोडक्ट एस्टेब्लिश होता है तो ये एन्युटी बिजनेस जैसा होता है। तो वहां पे तो मार्केट बहुत बड़ा है। सीसीएल की कैपेसिटी करीबन 39,000 टन है। और जो टोटल मार्केट साइज है कॉफी का, इंस्टेंट कॉफी मार्केट का, जो अभी ये एड्रेस कर रहे हैं, वो करीबन 3.5 लाख टन पर एनम्स पर है। तो अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई प्राइसिंग कट की बात नहीं होती। इनफैक्ट प्राइसिंग पावर होता है। ये कीमतें आराम से बढ़ा सकते हैं, और कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली वो ब्रांडेड प्रोडक्ट करके डायरेक्ट कस्टमर को जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हुई कि जब कॉफ़ी की कीमतें बढ़ती है घटती है तो इस कंपनी को कोई असर नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट ने इस चीज़ का गाइडेंस दिया है कि इनके जो मार्जिन्स हैं वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट रहेंगे, और जिस तरह का पूरे स्पेस की बात की गई है, जिस तरह का पोटेंशियल है इस कंपनी के ग्रोथ का, वो भी काफ़ी इमेंस नज़र आ रहा है फिलहाल जहाँ तक बात है। लेकिन सर, इस कंपनी के की कंपेटिटिव एडवांटेजेस क्या हैं, और क्या पिछले 6 महीने हमने जैसे देखा है कि 50% से ज़्यादा शेयर चल चुका है, क्या मौजूदा स्तर पर भी स्टॉक में एंट्री की जा सकती है या थोड़ा रुक कर?
संदीप, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो पहले तो इस कंपनी की जो स्पेशलिटी है, ये 200 ब्लेंड्स कॉफी की बनाती है। तो ये ब्लेंडिंग बहुत एक नीश तरीका होता है जो इजीली कॉपी नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इनका एक वियतनाम में यूनिट है, और वियतनाम में होने के कारण इनको टैक्स बेनिफिट्स तो मिलते ही है, लेकिन दूसरे मार्केट्स है जैसे जापान है, चाइना है, वहाँ के एशियन मार्केट्स के लिए इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तीसरा, इनका जो इनके पास एक नेचुरल हेज है। ये 80% कॉफी इंपोर्ट करते हैं और करीबन 90% एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनके पास एक नेचुरल हेज है। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग ग्लोबल कस्टमर से दिखा है। देखिए, ग्लोबल कस्टमर्स को पाना बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। 1-2 साल तो आराम से निकल जाते हैं, लेकिन एक बार ग्लोबल कस्टमर इनके पास आता है तो उसके बाद प्राइसिंग पावर इनके पास काफी सिग्निफिकेंट आती है, क्योंकि ये काफी बड़े कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि नेस्ले है, क्राफ्ट है। ऐसी सारी कंपनीज को अगर आपको सप्लाई करना है तो आपकी क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए। तो ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये बिजनेस बहुत नीश है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें ज्यादा लोकल प्लेयर्स नहीं है। तो उसका बेनिफिट भी ये इंडियन कंपनी को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में कभी भी हमने देखा नहीं है कि जो कैपेसिटी ये लगाते हैं वो बिकती नहीं है। अभी करंटली इनकी 39,000 टन की कैपेसिटी है। FY24 में ये 71,000 हो जाएगी, तो उसका मतलब वॉल्यूम और वैल्यू दोनों का बेनिफिट इनको मिलेगा। तो मोटा मोटी ये सारे बेनिफिट्स है जो कंपनी के नंबर्स में आपको आने वाले 1 या 1.5 साल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या प्राइस टारगेट आप लेके चल रहे हैं सर इस कंपनी का? देखिए, अभी अगर FY23 और 24 की वैल्यूएशन देखें तो करीबन 23 का पी मल्टीपल FY23 के लिए आ रहा है, और FY24 के लिए करीबन 18 का पी मल्टीपल आ रहा है। ऐसी कंपनीज में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की अर्निंग्स ग्रोथ है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, प्लस इनका जो बिजनेस मॉडल है, तो यहाँ पे कम से कम 25-30 का पी मल्टीपल मिलना चाहिए। हमको लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि 50% स्टॉक चल चुका है, बट यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि 625-630 का एक टारगेट बन सकता है। तो करीबन और एक 20-22% की अपसाइड पॉसिबल है। ऐसे बाजार में हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा बाय ऑन डिक्लाइन करिए, थोड़ा सा SIP मोड में करिए, तो डेफिनेटली इसमें निवेश में अच्छे मौके आपको मिलेंगे। ठीक है, तो नो डाउट CCL प्रोडक्ट्स का शेयर पिछले 6 महीने में करीब 50% चल चुका है, तो थोड़ा आप हर गिरावट पर यानी कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है 20 से 22% तक की अपसाइड का। 625-630 तक के जो टारगेट्स हैं वो CCL प्रोडक्ट में देखने को मिल सकते हैं, आप अगर इसे 12 से 18 महीने के लिए होल्ड करते हैं। चलिए, तो कॉफ़ी मार्केट के ऊपर, CCL प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा खास फोकस था, लेकिन अब जरा मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं। सर, पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि निफ्टी करीब 7% की तेजी दिखा चुका है। इस दौरान लगभग 1100 अंकों का उछाल देखने को मिल चुका है। इस तेजी की वजह क्या है और क्या ये तेजी आपको टिकाऊ नजर आती है सर? पहली बात तो संदीप, बाजार में जो तेजी आई है उसका 1-2 कारण तो है कि FIs की लिक्विडिटी बहुत मजबूत तरीके से वापस आ चुकी है। पिछले 1.5 महीने में FI का जो इनफ्लो है वो बहुत ज्यादा हुआ है, और इसका एकमात्र कारण है कि डॉलर इंडेक्स अभी घटा है। तो जब भी डॉलर इंडेक्स गिरता है तो FI के फ्लोज बढ़ते हैं। दूसरा, जो रिटेल का SIP का पैसा है वो काफी तेजी से आ रहा है। करीबन 13,000 करोड़ हर महीना SIP में मार्केट में पैसा आता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इंडियन मार्केट्स में क्वालिटी स्टॉक्स बहुत कम की सप्लाई होती है, तो वही स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में लगातार खरीदते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक डिमांड जनरेट होती है। और इन्फ्लेशन को लेके मुझे लग रहा है कि काफी बड़ी उम्मीदें हैं इंडियन मार्केट्स में कि दिसंबर या जनवरी के बाद इन्फ्लेशन यहाँ पे भी पीक आउट हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कॉर्पोरेट रिजल्ट जो अभी आ गए हैं दूसरी तिमाही के, यहाँ पे मोटा मोटी हमने देखा है कि ज्यादातर रिजल्ट्स उम्मीद से काफी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि काफी टाइम के बाद, कोविड के बाद अभी एक्सपांशन या कॉर्पोरेट कैपेक्स की बातें हो रही है, तो उसीलिए ये लिक्विडिटी कंटिन्यूसली बरकरार रहेगी। और जैसे मैंने पहले भी आपके शो में कहा है कि मार्केट अभी फरवरी का आने वाला बजट वॉच कर रहा है, क्योंकि ये बजट इलेक्शन के पहले वाला बजट होगा। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट्स काफी उम्मीदें लेके बैठी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स में ये जो तेजी का माहौल है वो डेफिनेटली बरकरार रहेगा। बीच बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आउटलुक पॉजिटिव है क्योंकि FPIs का पैसा आ रहा है, रिटेल का पैसा SIP के जरिए आ रहा है, इन्फ्लेशन पीक आउट हो सकता है, उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो उसके साथ साथ नतीजों का भी जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट हो रहा है। मैं नतीजों पर आपसे बातचीत करूंगा। जब आप कह रहे हैं सर ये कि तेज़ी टिकाऊ रहेगी, बजट तक बाजार में जो एक रुझान है वो पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता हुआ दिखेगा, तो ऐसे में निफ्टी के लिए जो अगला अहम रेजिस्टेंस या देखने वाला जो स्तर है वो कौन सा होगा? और दूसरा, ऐसे में छोटे निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह होगी, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए मार्केट्स में फिलहाल? नहीं, देखिए, पहले तो मार्केट के ऊपर मुझे लग रहा है कि 18,000 का लेवल, 17,900, 18,000 बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब तक वो लेवल मुझे लगता है मार्केट मेंटेन करता है तब तक आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। और ऊपरी लेवल पे संदीप मुझे लग रहा है कि 18,500 18,600 का लेवल जब तक मार्केट क्लियर नहीं करता तब तक मार्केट्स एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में रेंज में रहेगा। और रही बात रिटेल निवेशकों की, तो मैं यही कहूंगा कि देखिए बाजार में मौके बहुत है। Q2 के नंबर्स आने के बाद काफी कंपनीज ने अच्छी बिजनेस कमेंट्री दी है, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके काम करना है। और काफी ऐसे सेक्टर्स है जैसे कि ऑटो हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, उसके बाद एग्रोकेमिकल्स है, तो ये काफी अच्छे सेक्टर्स है जहां पे निवेश के मौके हैं। डिफेंस है, बैंकिंग है, तो ये गिन चुन के अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो एसआईपी अप्रोच से थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करिए। और मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 या 3 साल का निवेश का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि देखिए बाजार बहुत ज्यादा भागा है। तो आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको इन्वेस्टेड रह के यहाँ पे पैसा थोड़ा सा समय यहाँ पे बिताना बहुत जरूरी है। तो ये आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है बाजार बढ़ने के बाद रिटेल निवेशक थोड़ा सा घबराता है, लेकिन अगर कंपनी ग्रो करने वाली है तो आपको थोड़ा सा हिम्मत करके यहाँ पे अपना एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो 2 से 3 साल का नज़रिया रखें अगर आप बाज़ार में पैसा बनाना चाहते हैं। तो उस लिहाज से सर आपने मेरे अगले सवाल का आधा पार्ट तो आंसर कर ही दिया। मैं आपसे सेक्टर्स और स्टॉक्स पूछने वाला था, चूंकि आपने सेक्टर्स बता ही दिए हैं। तो ऐसे स्टॉक्स जो आप नतीजों के दम पर, या कोई ऐसी कंपनियां जो आप जैसे कह रहे हैं कि बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाले हैं, उस लिहाज से कोई ऐसी कंपनियां जो आप हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहें? क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर कमोडिटी प्राइसेस शूट अप करने लगे हैं, जैसे आपने कहा भी कि डॉलर इंडेक्स जिस तरह से रिट्रेस हुआ है, नीचे की तरफ आया है, उससे कमोडिटी प्राइसेस को एक बार फिर से एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। तो उससे एक बार फिर से डर है कि शायद जो आने वाली 1-2 तिमाही है उसमें भी जो हाई इनकी इनपुट कॉस्ट है कंपनियों की, वो कहीं ना कहीं मार्जिन्स को डेंट करती हुई दिख सकती हैं। फिर भी नतीजों के लिहाज से, या कोई भी ऐसी कंपनी जो अच्छा परफॉर्म करने वाली है, जो स्टॉक्स आप हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहें? नहीं, बिल्कुल देखिए थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का, कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ऑलरेडी Q2 में हमने देखा है कि काफी कंपनीज ने अपने कामकाजी मुनाफे के मार्जिन थोड़े से कम दिखा है, क्योंकि रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ गया है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि ऑटो कंपोनेंट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अभी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत तेजी से हम को दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स जैसे JBM ऑटो हो गया, उसके बाद लुमैक्स इंडस्ट्रीज हो गया, भारत फॉर्ज हो गया, उसके बाद सुंदरम फास्टनर हो गया, तो ऐसी कंपनीज में निवेश करने के मौके अच्छे मिलेंगे। रही बात फ्रंटलाइन ऑटो में, तो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में अशोक लेलैंड है, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा है। हमको लग रहा है कि ये कंपनीज में कभी भी बाजार में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आता है तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और एक कॉन्ट्रा ट्रेड है संदीप, जो थोड़े से लंबे निवेश करना चाहते हैं तो आईटी कंपनीज को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। TCS है, इन्फोसिस है, यहाँ पे हमको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आने वाले 6, 8 या 12 महीने के बाद होपफुली जब रिवाइवल होगी तब ये सारी कंपनीज बहुत ही कैपिटल वाइज मजबूत है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन गिन चुन के आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑटो एंसिलरी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको निवेशित रहना है। कुछ नाम भी आपको बताए गए हैं कंपनियों के, और उसके साथ साथ एक कॉन्ट्रा प्ले आईटी सेक्टर, क्योंकि आज 7-8 महीने बाद हो सकता है कि एक रिवाइवल इस सेक्टर में भी आता हो देखे, तो उसका जो इम्पैक्ट है अभी से शायद आपको स्टॉक्स में आता हो दिखे, या तो फिर आपको बेहतर प्राइस मिलेंगे अभी फिलहाल इस सेक्टर में एंटर करने के लिए, जहां पे आप अपने पोर्टफोलियो को बना के चल सकते हैं। चलिए, तो ये थी हमारी शेयर बाजार और सीसीएल प्रोडक्ट्स पर खास चर्चा। इस खास चर्चा के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगले सेगमेंट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो अगला सेगमेंट है हमारे दर्शकों के लिए बहुत खास है। वो इसलिए क्योंकि हम उनके जितने भी सवाल हम तक आते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उनके जवाब हम इसी सेगमेंट में देने की कोशिश करते हैं। एक एक करके मैं सारे सवाल आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। सर, पहला सवाल जो हमें मिला है वो सीतापुर यूपी से गौरव सिंह जी का है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिला है हमें। गौरव जी ने पिछले साल अगस्त में औरोबिंदो फार्मा के 50 शेयर खरीदे थे। 681 रुपये उनका एंट्री प्राइस है। ये शेयर इस साल करीब 34% गिर चुका है। एक तो दूसरी तिमाही में इसका जो मुनाफा है वो करीब 41% गिरा है, और दूसरा ईडी ने दिल्ली लिकर पॉलिसी मामले में कंपनी के जो डायरेक्टर हैं सारथ रेड्डी, उनको गिरफ्तार भी किया है। तो दो खराब खबरें एक साथ इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं प्ले आउट हो रही हैं। सोमवार को हमने देखा था शेयर में 457.20 का 52 वीक लो भी लगा था, लो लेवल से रिकवर हुआ है। लेकिन मुद्दा यह है कि गौरव जी को काफी नुकसान हो रहा है इस शेयर में। वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस शेयर में अब करना क्या चाहिए। नहीं संदीप, आई थिंक औरोबिंदो फार्मा में अनफॉर्चुनेटली दोनों नंबर्स के हिसाब से और ये दिल्ली लिकर केस का पॉइंट जो आया है इससे काफी नुकसान हो चुका है।
मेरे ख्याल से देखिए अभी कम से कम अगले 3-6 महीने के लिए स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि नॉर्मली जब कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तब हमको मान के चलना चाहिए कि जो भी इवेंट्स कंपनी के कंट्रोल में नहीं है वो स्टॉक को नीचे लाने में काफी सक्षम रहेंगे। तो मेरे ख्याल से इस लेवल से ये निकल के अगर सन फार्मा में निवेश करते हैं तो मुझे लग रहा है, देखिए सन फार्मा में रेगुलेटेड मार्केट्स बोलिए या एशियन मार्केट्स या यूएस मार्केट्स बोलिए तो नंबर्स बहुत ही दमदार आ गए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी नुकसान इनका हो रहा है ऑरोबिंदो फार्मा में 30-35%, ये होपफुली अगर ये 12-18 महीना सन फार्मा में निवेशित रहते हैं तो इनकी भरपाई हो जाएगी। तो सन फार्मा में निवेशित रहिए। ऑरोबिंदो फार्मा में मुझे लग रहा है कि शायद तीसरा क्वार्टर भी थोड़ा बहुत कमजोर आ सकता है और उससे शेयर की और गिरावट हो सकती है। ओके, तो 3 से 6 महीने हो सकता है कि औरोबिंदो फार्मा का शेयर अंडर परफॉर्म करे। तो गौरव जी, आपको 2 काम करने हैं। पहली बात, इस शेयर से निकल जाइए, और दूसरा, इसकी बजाय आप सन फार्मा में एंट्री लीजिए। वहाँ पे अगर आप 12 से 18 महीने होल्ड करते हैं तो आपका जो नुकसान हो रहा है औरोबिंदो फार्मा में, उसकी भी भरपाई हो सकती है। ये रणनीति आपको अविनाश जी सुझा रहे हैं। दूसरा सवाल जम्मू से विजय लाल श्रीवास्तव ने ईमेल के जरिए भेजा है। उन्होंने LIC के IPO में एक लॉट यानी कि 15 शेयर उनको अलॉट हुए थे। 889 रुपये का भाव था जिस भाव पे उनको अलॉट हुए थे, क्योंकि वो पॉलिसी धारक हैं तो उनको 60 रुपये का डिस्काउंट मिला था। हाल में जो LIC के तिमाही नतीजे आए वो काफ़ी शानदार रहे हैं। मुनाफा करीब 11 गुना बढ़ा है, 15,952 करोड़ रुपये के आसपास रहा है। इसके बाद सोमवार को हमने देखा था जब ये रिजल्ट आए तो शेयर में एकाएक 6% के आसपास की तेजी देखी गई है, पर यह शेयर अभी भी 660 रुपये के आसपास ही है। विजय जी पूछ रहे हैं कि क्या ये तेजी टिकाऊ है या जो मिल रहा है उसे लेकर निकल जाएं? नहीं, पहली बात तो देखिए संदीप, ये नंबर्स जो LIC के आ गए हैं बहुत ही पॉजिटिव आ गए हैं और उम्मीद से काफी बेहतर आ गए हैं। तो मेरा तो मानना है कि इन्होंने पहले थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे है। अगर ये चाहे तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं और कम से कम साल भर का नजरिया रखिए, क्योंकि देखिए LIC को कंप्लीटली मार्केट ने राइट ऑफ किया था। शेयर अभी भी IPO के प्राइस के हिसाब से काफी नीचे चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार के नंबर्स, ग्रॉस प्रीमियम, जो बिजनेस ग्रोथ इन्होंने रिकॉर्ड किया है, हमको लग रहा है कि हो सकता है कि सेकंड हाफ में भी इतनी बड़ी तेजी और अच्छे परफॉर्मेंस से कंपनी रिकॉर्ड करे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनका जो प्राइस है वो होपफुली 12 से 15 महीने में ये होल्ड कर सकते हैं तो अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। तो यहाँ पे निकलने की जल्दी ना करे, थोड़ा सा समय कंपनी को दे। तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन साल भर अगर ये करते हैं तो इनको कॉस्ट प्राइस प्लस एक 14-15% की अपसाइड मिलने की अपेक्षा है। तो विजय जी, आप हड़बड़ मत कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। आप 12 से 15 महीने LIC के शेयर को होल्ड कीजिए, आपका पैसा पूरा रिकवर भी हो जाएगा और हो सकता है 12 से 15% का आपको रिटर्न भी मिलने लगे। ऐसी उम्मीद आपको अविनाश जी बता रहे हैं। तीसरा सवाल हमें मिला है बठिंडा पंजाब से सुखविंदर कौर जी का। व्हाट्सएप नंबर पे हमारे ये सवाल मिला है। सुखविंदर जी एक हाउसवाइफ हैं और उन्होंने इस साल फरवरी में शिल्पा मेडिकेयर के 100 शेयर 452 रुपये के भाव पर खरीदे थे। उन्होंने काफ़ी निचले स्तर पर इस शेयर को खरीदा था, लेकिन इसके बाद भी ये शेयर लड़खड़ाता ही रहा और अब तो ये शेयर 280 रुपये तक लुढ़क चुका है। यानी सुखविंदर जी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सुखविंदर जी जानना चाहती हैं कि आखिर इस शेयर के साथ हो क्या रहा है, करें क्या वो अब? नहीं, देखिए शिल्पा मेडिकेयर भी हम समझते हैं कि बिजनेस वाइज तो काफी अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन दूसरी तिमाही में इन्होंने काफी बड़ा नुकसान रिकॉर्ड किया है। और इसका एक मेन कारण है कि इनकी जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है वहां पे घाटे काफी इंक्रीज हो चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में ये जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है यहाँ पे वो वैल्यू अनलॉकिंग करेंगे। इसके लिए शायद स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली मार्केट को ये बात काफी पसंद आएगी। मैं अभी भी कहूंगा कि इन्होंने जो शेयर लिया है वो बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेप डाउन सब्सिडरी के कारण घाटे बड़े हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम दे दीजिए। अगर ये इवेंट अनफोल्ड होता है, ये स्टेप डाउन सब्सिडरी में अनलॉकिंग कंपनी को मिलती है, तो शिल्पा मेडिकेयर इस सब्सिडरी की पेरेंट है तो इनको जरूर फायदा होगा। तो 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम रखिए और इसमें निवेशित रहिए। अभी इस भाव पे लॉस में बुक ना करें, यही राय रहेगी। ठीक है, तो सुखविंदर जी आपको अपना घाटा बुक नहीं करना है, 12 से 15 महीने का समय दीजिए। हो सकता है कि एक बड़ा इवेंट अनफोल्ड होने वाला है, उससे आपके नुकसान की भरपाई भी हो जाए और शायद आपको इस शेयर में मुनाफा भी होने लगे। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूरत गुजरात से संजय पटेल जी ने ये हमें हमारे फेसबुक पेज पर शेयर किया है। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL के 200 शेयर 59 रुपये के भाव पर खरीदे थे। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद सोमवार को ये शेयर करीब 5% टूट के 71 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया था। सितंबर तिमाही में कंपनी को करीब 47 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड घाटा हुआ है। संजय जी को जानना यह है कि क्या ये घाटा वन टाइम है, यानी केवल इसी तिमाही तक ही लिमिटेड है? आगे नतीजे कैसे रह सकते हैं? क्या जो कुछ मुनाफा मिल रहा है उसे वसूल कर निकल जाएं या अभी बने रहें?
नहीं देखिए, बीएचईएल में सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी भी करीबन 2 या 2.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन भी अभी पिकअप हो रहा है, लेकिन इनके लिए जैसे आपने पहले कहा कि कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इसलिए इस क्वार्टर में इस बेल ने नुकसान रिकॉर्ड किया है। लेकिन हमको लग रहा है कि देखिए थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छी होगी। होपफुली हमको नहीं लग रहा है कि इस क्वार्टर में भी, दैट इज दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में भी ये लॉस रिकॉर्ड करेंगे। और इनकी जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से काफी अच्छी लेवल पे इन्होंने एंट्री की है, तो यहाँ पे होल्ड करिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। कैपिटल गुड सेक्टर हमारा पसंदीदा सेक्टर है, ग्रोथ अच्छा आ रहा है, और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये जो मार्जिन का रिकवरी प्रोसेस है ये आपको अगले 6-8 महीने में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, इस प्राइस पे निकलने की नहीं राय रहेगी। ठीक है, तो मार्जिन्स में रिकवरी हो सकती है 6-8 महीने में, इसलिए संजय जी आपके लिए राय है कि आप इसे होल्ड कीजिए, कम से कम 1 से 1.5 साल का नजरिए रखिए, हो सकता है आपको अच्छा खासा मुनाफा हो तो दिखे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश सर, आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं, एक बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी पर जानकारी देते हैं और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब भी देते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।